नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत की बात में हम आज बात करेंगे भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में और इसमें ईवी के बढ़ते हुए प्रभाव और उपयोगिता के बारे में भी। भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है। अगर बात करें पिछले 10 सालों की तो इसमें करीब करीब 3 गुने की वृद्धि हुई है। जो 2014 तक ये मार्केट 4.5 लाख करोड़ का था, अब वो बढ़कर 12.5 लाख करोड़ का हो गया है, जिसमें से आपको ये सुनकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि 4.5 लाख करोड़ जो है हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने, कुछ महीने पहले अगर बोले तो हमने जापान को बीट करके मैन्युफैक्चरिंग में भी तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2028-29 तक यानी अगले 4 से 5 सालों में हम मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में नंबर 1 होके एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। यह इंडस्ट्री इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करीब करीब 4 करोड़ से अधिक लोग इसमें एम्प्लॉयड है। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी दे रहा है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के जो जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही आता है। इसके साथ साथ भारत एनर्जी के डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम कर रहा है, यानी कि जो पारंपरिक ऊर्जा के साधन पेट्रोल और डीजल थे उसके अलावा फ्लेक्स इंजन जिसमें कि बायो एलएनजी और बायो सीएनजी से गाड़ियां चलेंगी और हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसमें ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बाजार सबसे तेज़ी से बड़ा हो रहा है। अगर बात करें मार्केट शेयर की तो पिछली साल ये 1.1% था। साल 2070 तक भारत का टारगेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि शून्य उत्सर्जन है और इसको सुनिश्चित करने के लिए श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की तरह हमें परिवहन क्रांति की भी आवश्यकता है। पेरिस समझौते के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो पारंपरिक ईंधन की खपत भी बढ़ रही है और ये इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन के उभर रहा है कि हम जीरो एमिशन को कैसे प्राप्त कर पाएँ। ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल्स और लोगों का ये मानना है कि भविष्य ईवी का ही है जिससे कि हम जीरो एमिशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। उदाहरण के लिए लार्ज स्केल पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग स्टेशन बनाना। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीज़ का युग आ चुका है, क्योंकि ये जीरो एमिशन करके वायु प्रदूषण को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ ऑयल इंपोर्ट जो पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन जो हम इंपोर्ट करते हैं जिसमें करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए जो देश का पैसा बाहर जाता है उसको भी बचाया जा सकता है या काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ईवीज़ के प्रोडक्शन और स्केल में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और ज़्यादातर कंपनीज जो इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वो ज़्यादातर कंपनीज ईवी मार्केट में कूद चुकी है। अगर बात करें कि भारत दुनिया के दूसरे देश और अमेरिका को क्या सिखा रहा है तो यही है जो कि भारत में ज़्यादातर जो कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड वो सारे ईवी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे और पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कौन सी गाड़ी बनाती है तो आपको कोई आदमी बोलेगा कि टेस्ला। यहाँ पे भारत में मर्सिडीज़ के साथ साथ BMW और टाटा तो ये मार्केट में छा चुके हैं। भारत में ये सारी कंपनीज ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारा इन्वेस्ट कर रही हैं और बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स भी लॉन्च कर रही हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको अधिक से अधिक अच्छे मॉडल्स प्रोवाइड किए जा सके। इससे ये सिद्ध होता है कि ईवीज़ का जो युग है वो भारत में आ चुका है। वर्तमान में ईवीज़ बाकी गाड़ियों के मुकाबले अधिक मूल्य की हैं, जिसे कम करने के कई उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल होता क्या है? जब उत्पादन में बहुत अधिक कुशलता आ जाती है तो अधिक उत्पादन करने से क्या होता है कि एवरेज जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाने का 100 रुपया लगता है तो 10 के लिए आपको ईच 90 रुपीज़ ही लगेगा, तो पर पीस का कॉस्ट जो है आपका 10 रुपये कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप मार्केट में ज़्यादा सामान बनाते हो तो वो सस्ता रहता है तो लोग ज़्यादा अधिक खरीदते हैं। दूसरा है डेवलपिंग चीप एंड लॉन्ग रेंज बैटरीज। अभी सबसे बड़ी ये भ्रांति है कि गाड़ियों का रेंज कम रहता है, मतलब जो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकते एक चार्ज में, तो उसमें हमें एक लॉन्ग रेंज के लिए बैटरीज का डेवलप करना चाहिए जो कि सस्ती हो, क्योंकि सस्ती होने से पूरे गाड़ी की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तीसरा है ड्राइविंग रेंज, पर चार्जिंग कितनी दूरी जा सकती है गाड़ी। इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है जिससे कि उपभोक्ताओं की चिंता काफ़ी हद तक कम हुई है। और चौथा है पब्लिक चार्जिंग और होम चार्जिंग फैसिलिटीज़। इससे क्या होगा, जो उपभोक्ता हैं उनकी सुविधा और एक्सेसिबिलिटी ईवीज़ की दोनों में ही
काफ़ी बेहतरी होगी। ईवीज़ महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, यानी कि पर्यावरणीय लाभ। जो हमारे पारंपरिक यातायात के साधन हैं उससे हानिकारक गैसें निकलती हैं जिसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो अगर हम ईवीज़ का उपयोग करेंगे तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को भी हम कम कर पाएंगे, जिससे कि पर्यावरण को लाभ होगा। क्योंकि जलवायु परिवर्तन की जो हम परेशानी झेल रहे हैं उसका प्रमुख कारण ये ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं। तो जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी। दूसरा कारण है ऊर्जा विविधता और सुरक्षा, यानी कि मोर ऑप्शंस ऑफ एनर्जी सोर्स एंड सिक्योरिटी। इससे आयात कम होगा और ऊर्जा विविधता लाने में भी सहयोग मिलेगा। वर्तमान में हम, जैसे कि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 16 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल आयात कर रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट देश का बाहर जा रहा है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो इसको कंट्रोल करती है, जो ये तेल को। तो उससे क्या होता है, ये कभी कभी तेल का प्रोडक्शन कम कर देती है, जिससे कि माल का जो दाम होता है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिससे कि, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपको ट्रैवल करना है, कोई चीज़ कहीं से कहीं भेज भी रहे हैं तो भी ईंधन से ही जाएगा। तो क्या होता है, हर चीज़ के दाम बढ़ने लगते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन भी आ जाता है, तो पूरे देश को परेशानी होती है। तो एक सिक्योरिटी हो जाएगी अगर हम ईवीज़ पे जाएं, तो हमें इनके ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी इन देशों के ऊपर, और हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जब ईवीज़ चलने लगेंगे या उस ऊर्जा के साधन की आवश्यकता कम हो जाएगी तो ये देश भी थोड़ा सुधर जाएंगे। तीसरा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन, यानी कि तकनीकी विकास और रोजगार सृजन। क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न चीज़ें, नई इंडस्ट्री एक ऐड होगी देश में। तो क्या होगा, बैटरी बनाना हो या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, इसके लिए बहुत लोगों की आवश्यकता होगी, जिससे कि जॉब का क्रिएशन होगा और लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेविंग, यानी कि दूरगामी लागत बचत। ईवी की परिचालन लागत काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो पेट्रोल और डीजल से काफ़ी सस्ता है, करीब करीब 6 गुने का फ़र्क है। तो अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। दूसरा, क्योंकि ईवीज़ में पार्ट्स कम लगते हैं, जिससे इसके रखरखाव में भी काफ़ी कम खर्च होता है, जो कि एक प्रकार से सेविंग ही है। अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस की। पहला है अधिक लागत, यानी कि हाई कॉस्ट। पारंपरिक वाहनों की तुलना में ये काफ़ी महंगी होती है, जिससे इसे कम लोग पसंद करते हैं और इसका डिमांड भी लिमिटेड रहता है। जो रेट का डिफरेंस है वो मेनली बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से आता है, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है। दूसरा है लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि चार्जिंग के लिए सीमित आधारभूत संरचना। भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अपने प्राइमरी स्टेज में है और यह कुछ शहरों तक ही सीमित है, जिससे कि ईवी मालिकों को बहुत असुविधा होती है। दूसरा, शहरों में भी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं जिनके लिए पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही कठिन होती है। तो जिसके पास पार्किंग नहीं है उसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो ईवी के बारे में सोचे भी। तीसरा है रेंज एंग्जाइटी। इसका तात्पर्य परिचालन के समय बैटरी खत्म हो जाने का भय है, और यह सीमित रेंज इसकी एक्सेसिबिलिटी की प्रमुख चुनौती है। इसके साथ साथ जब समय के साथ बैटरीज पुरानी हो जाती हैं तो भी उनकी रेंज काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी बैटरी पावर जो है वो कम होने लगती है। हालांकि वर्तमान में कारों में स्पेशली 800 किलोमीटर के रेंज की गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन लोगों की सोच में अभी भी ये है कि इन गाड़ियों से लंबी दूरी की यात्रा संभव नहीं है। चौथा है बैटरी टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन। इसके बैटरी टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी इनोवेशन की आवश्यकता है, और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जैसे कि लिथियम आयन भारत में उपलब्ध नहीं है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि आयात करना पड़ता है, जिससे सप्लाई संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ईवी चार्जिंग में लगने वाला जो समय है वो पारंपरिक वाहनों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है, जिससे इसकी उपयोगिता पे इसका असर पड़ता है, जो ईवीज़ की सुविधा और उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। और पांचवा है लिमिटेड मॉडल ऑप्शंस। पारंपरिक वाहनों की अपेक्षा ईवी के मॉडल ऑप्शंस भी काफ़ी कम है, जिससे कि लोगों को चुनाव करने में काफ़ी असुविधा होती है, तो लोग इसे खरीदना कम पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया की सरकारें और नीति निर्माता जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए तथा उत्सर्जन को कम करने के साधन के रूप में इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बिना सरकारी सहयोग के इसके विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती, और हमारी भारत सरकार भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है।
ईवीज के एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख सरकारी पहलें। फेम योजना, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें उपभोक्ताओं और निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार काफ़ी सहयोग कर रही है। इसमें टैक्स में छूट से लेकर के सब्सिडी तक भी प्रदान किया जा रहा है। बैटरी स्टोरेज, इसमें बैटरी के अभाव को कम करने के लिए सरकार बैटरी का भंडारण कर रही है। PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें सरकार निर्माताओं को इंसेंटिव्स देती है जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी यानी कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करना और नए ईवीज को बढ़ावा देना। इसमें अगर पुराने वाहनों को लोग स्क्रैपिंग में डालते हैं तो उसमें कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, जिससे अगर वो ईवीज खरीदते हैं तो उसके दाम में कुछ छूट मिल जाती है। यह एक जागरूकता अभियान है। भारत उन देशों में शामिल है जो कि EV 3830 का समर्थन करते हैं, यानी कि 2030 तक जो टोटल गाड़ियों का विक्रय है उसमें से कम 30% EV होने को सुनिश्चित करना है। EV के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राजमार्गों के दोनों तरफ 25 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। इसके अलावा कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में 20% जो पार्किंग की सुविधा है उसको EV के अनुरूप बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह के बारे में। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए सरकार बहुत सारे अभियान चलाए ताकि लोग जागरूक हो सकें। भारत में EV का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये मार्केट काफ़ी बड़ा हो रहा है और ये उम्मीद है कि 2030 तक टोटल जो गाड़ियां हैं उसका 30% EV हो जाएगा, जो कि हमारा टारगेट भी है। भारत में शुरुआती दिक्कतों के बाद EV सेगमेंट का लगातार विस्तार हो रहा है और ख़ास तौर पर ये स्कूटर सेगमेंट में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है। अगर बात करें गाड़ियों के विक्रय की तो साल 2020-21 में 48,000 से अधिक गाड़ियां बिकी थी, जो 21-22 में बढ़कर 2,37,000 के पार गई और 22-23 में ये 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस साल अप्रैल से सितंबर यानी कि 6 महीने में टोटल 7.5 लाख से अधिक गाड़ियों का विक्रय हो चुका है, यानी कि अगर हम सीधा भी देखें तो करीब दोगुना होने की उम्मीद है। तो 15 लाख तो ऐसे ही पहुंच जाएगा। अगर इस साल के सेगमेंट वाइज सेल्स की बात करें तो स्कूटर में 4,11,000 और ऑटो रिक्शा में करीब 3 लाख का विक्रय हुआ है और 50,000 के आसपास कार्स जो है वो इलेक्ट्रिक की बिक चुकी हैं। पैसेंजर EV सेगमेंट में टाटा 90% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है और सबसे मजबूत स्थिति में भी है और यही हाल स्कूटर सेगमेंट में ओला का है, जो कि सबसे मजबूत स्थिति में है। वर्तमान में अगर बात करें तो हम करीब 4% का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल्स का, जो EV कंट्रीब्यूशन है वो 4% के करीब है, जो कि बढ़कर 25 तक 6% होने की संभावना है। लेकिन यह जो एशिया का एवरेज है उससे अभी भी काफ़ी कम है, क्योंकि एशिया का एवरेज 17% से अधिक है। पैसेंजर कैटेगरी में भले ही टाटा के पास एक तरीके से मोनोपोली है, लेकिन 12 कंपनियां ऐसी हैं जो देश में जो देसी और विदेशी मिलाकर हैं जो EV वाहन बेच रही हैं और नए मॉडल्स भी लॉन्च कर रही हैं, जिससे कि ये बाज़ार काफ़ी बड़ा होगा और इसका कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा, जिससे कि भविष्य में EV की और मांग होगी और लोग EV पसंद भी करने लगेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आपने आज कुछ नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।